देखिए प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे 12 बोर्ड बेस्ड और 11th का बेसिक से हम शुरू करते हैं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्या टॉसिंग ए क्वाइन, है ना। तो टॉसिंग ए क्वाइन, है ना। तो क्वाइन में आप जानते हैं कि हेड होता है और टेल होता है। हेड आएगा या टेल आएगा कहा नहीं जा सकता है। तो यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। तो ये संभावना की जो बात है, अनिश्चितता की बात है, यह गणित का है ना विषय बन जाता है। और वह विषय अनिश्चितताओं को, अनसर्टेनिटी को जब अंक गणित के पदों में अरिथमेटिक के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स निश्चित नहीं हो, इसको कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये आप जानते हैं। तो कौन एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं हुआ? तो जैसे लैब में आप जी का मान निकाल रहे हैं तो वो फिक्स है, तो वो रैंडम नहीं हुआ। जिसके आउटकम्स, आप लूडो की गोटी फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो वह भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल छोटा सा डिफिनीशन। अब देखिए, तो जब हेड आएगा या टेल आएगा तो इसको जब हम सेट के अंदर व्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम कहे कि सेट एक बना लिए हेड या टेल का, तो इसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस। एस से डिनोट किया जाएगा, तो यह सैंपल स्पेस हो जाएगा। हर एक्सपेरिमेंट का अलग अलग सैंपल स्पेस होगा। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 2 हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप डाई को फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ एस इसमें जो है ये 6 हो जाएगा। अब ऐसा भी एक्सपेरिमेंट होता है कि आप 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं या बारी बारी से टॉस करते हैं। तो 2 क्वाइन को टॉस करने का मतलब है कि यहाँ सेट थ्योरी का ही नियम चालू होगा, है ना। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो ये एच हो जाएगा, फिर एच टी हो जाएगा, फिर टी एच हो जाएगा, फिर टी टी हो जाएगा, बंद कर देंगे। तो 2 क्वाइन के लिए सिंपल स्पेस ये हमारा बन गया। उसी तरह से यदि 2 डाई की बात करें कि 2 डाइस को थ्रोन करते हैं, तो यह भी एस यानी कि एस एक सैंपल स्पेस होगा। और इसमें देखिए 1 1 से लेकर, चूंकि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 1 से लेकर 1 6 तक हो जाएगा। और फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते 6 1 से लेकर ये 6 6 तक हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। और इसमें कितना एलिमेंट्स हुआ? तो इसमें हो गया 36 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एस जो है 36 हो गया। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट का अलग अलग सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसका सैंपल स्पेस हमें पता है, तो आप देखिए जो घटना घटती है ना, इवेंट, तो अपीयरिंग हेड अगर आप प्रयोग करते हैं तो मान लेते हैं कि अपीयरिंग हेड, है ना, अपीयरिंग हेड, तो अपीयरिंग हेड को ऐसे सेट में बना देंगे। अब इसको इवेंट कहते हैं। इवेंट तो घटना के घटित होने को कहेंगे अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो अब ये एक इवेंट है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि E इज ए सबसेट ऑफ S है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इवेंट कौन कौन होंगे?
अतः सैंपल स्पेस के ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो है इवेंट्स कहलाएंगे। अब जहां तक इसकी बात है तो एक तो फाई होगा, देखिए एक एच होगा, एक टी होगा और एक जो है एच टी होगा। ये सभी सबसेट्स हैं, इसलिए ये सभी इवेंट्स है। अब फाई है तो यह इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, ये पहले से आपको पता है। ये वन है तो ये सिंपल इवेंट कहलाता है ना, और यह भी सिंपल इवेंट हो गया। और HT है यह मिक्स्ड है ना, दो या दो से अधिक जब एलिमेंट्स हो तो ये मिक्स्ड या कंपाउंड कहलाता है ना, मिक्स्ड या कंपाउंड। तो अब देखिए HT स्वयं का स्वयं के साथ सबसेट तो होता ही है, आप जानते हैं, तो इसको श्योर इवेंट भी कहा जाता है। उसी तरह से यदि टॉसिंग थ्रोइंग डाई की बात हम करें तो इसमें भी अगर 1 से लेकर 6 तक का कोई इवेंट ले ले हम तो ये श्योर इवेंट होगा, या तो 1 आएगा नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी एक आएगा। तो इस तरह से इवेंट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी इवेंट के अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे सिंपल एक क्वेश्चन देखिए, टॉसिंग ए कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट है ना अपीयरिंग हेड। तो बस हम ई बना लेंगे, एच का होना। अब देखिए नंबर ऑफ एस जो है 2 है, नंबर ऑफ ई बराबर 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। अब ये 1/2 हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो 11th में आप किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो थोड़ा हम चर्चा कर दिए। अब देखिए कुछ इसका कंडीशंस होता है क्या, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वह 0 से 1 के बीच में ही होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है कि वह इवेंट जो है इम्पॉसिबल है, और यदि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है कि वह श्योर इवेंट है ना। अब इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में ही अब देखिए जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं, न हेड आया न टेल आया, वो खड़ा हो गया, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। अब देखिए 2 इवेंट भी हो सकते हैं, 3 इवेंट भी हो सकते हैं। मान लिया जाए कि हम एक डाई को थ्रोन करते हैं तो इसका जो है सैंपल स्पेस जो है ये हो गया। अब एक इवेंट लेते हैं E1 मान लिया जाए, और क्या लेते हैं अपीयरिंग हेड है ना, अपीयरिंग ऑड नंबर, इसमें तो हेड टेल होता नहीं है, अपीयरिंग ऑड नंबर, तो 1, 3, 5। अब एक लेते हैं E2, क्या लेते हैं तो अपीयरिंग मोर देन 2, तो मोर देन 2, 3, 4, 5 और 6 कह देंगे। अब यहाँ 2 इवेंट हो गया E1 E2, ए भी कह सकते हैं, ए और बी 2 इवेंट है। तो ये 2 इवेंट को लेकर भी है ना प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछा जाता है। एक इवेंट तो आप समझ गए, अब 2 इवेंट से लेकर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको देखिए ऐसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए आर बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ऐसा पूछा जा सकता है, यानी कि E1 और E2। तो अब देखिए इसको क्या कहते हैं, और का मतलब सेट थ्योरी में आप जानते हैं ए यूनियन बी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो यह भी फॉर्मूला सेट थ्योरी से ही आया है, और अब कैसे आया है देखिए, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ S से डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो जब और की बात कहा जाए तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। EF भी कह सकते हैं, E1 E2 भी कह सकते हैं, इवेंट का कुछ भी नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए
आपसे क्या पूछा जा रहा है कि या तो ए हो या बी, इसको जो है अकरेंस घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो बस इसी पर हम बैठा देंगे। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। अब कैसे, पी ए, ये ए है या इवन है, तो पहले पी ए आप निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 3 कह दीजिए, और सैंपल स्पेस में 6 है, तो पी ए निकल गया। पी बी, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, तो 4 कहिए, 22 हो गया। माइनस इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में आपको देखना होगा कि क्या है, तो देखिए तो 3 4 5, तो 4 तो है नहीं इसमें, है ना, तो केवल 3 और 5 है, 3 और 5, तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है 2/6 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 7 में से 2 गया, तो ये 5 हो गया, तो ये 5/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यदि ए एंड बी पूछा जाए तो इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा इसी फार्मूला से निकल जाएगा। और इस फार्मूला को आप जानते हैं कि एडिशन थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी के नाम से यह जाना जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कंसेप्चुअल, कि जो हम E1 E2 लिए तो इसमें कॉमन मिला ना। अब अगर हम इवेंट ले ले ए एक ऐसा कि अपीयरिंग ऑड नंबर, तो 1 3 5, और बी ले ले कि अपीयरिंग इवेंट नंबर, तो 2 4 6। अब 2 इवेंट यह भी है और इसका भी निकालना है, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जब आप कहेंगे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 0 हो जाएगा, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 0 हो जाता है। तो केवल इतना से ही हमारा काम चल जाएगा। तो अब जो है इसको 0 हो जाता है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 2 इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि इवेंट जो है डिसजॉइंट है, और इसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट माने दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। तो इस फार्मूला में एडिशन थ्योरम में ये खत्म हो जाता है और केवल यही बच जाता है। तो जब 2 इवेंट जो है डिसजॉइंट हो तब की बात हो। तो अब देखिए पी ए हो जाएगा 3/6 प्लस 3/6, 1/2 प्लस 1/2, तो ऐसे बस खाली जोड़ देंगे। चलिए अब बात आती है कि क्लास में, अब इससे आगे का, अब देखिए 11th क्लास में प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। ये तो बेसिक चीज हम बता दिए, और भी बहुत सारा इसमें कुछ चीज है, लेकिन इसको स्पेशली जो है अभी क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी और 11th क्लास पर फोकस्ड जो है वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ आपको और ज़्यादा डिटेल्स में मिलेगा। अब हम लोग आते हैं जो 12 का हमारा टॉपिक है, और वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाकी जरूरत के अनुसार और हम लोग सीखते रहेंगे प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये समझना है। देखिए जैसे मान लिया जाए कि एक बैग है या अर्न है, तो इसमें जो है मान लेते हैं कि 10 ब्लैक बॉल और 5 जो है व्हाइट बॉल इसमें रखा हुआ है। अब आप एक इवेंट ले लीजिए, मान लेते हैं कि उस इवेंट का नाम है ई, ठीक है ना, और आप क्या करते हैं कि एक बॉल बैग से बाहर निकालते हैं, ड्राइंग, है ना, ड्राइंग 1 बॉल फ्रॉम द बैग। अब 1 बॉल कलर छोड़ दिए, कोई भी एक बॉल आप निकाल सकते हैं, या मान लेते हैं कि एक ब्लैक बॉल आप बाहर निकाल देते हैं इससे। अब देखिए ध्यान से, बाहर निकाल दिए, इवेंट घटना घटित हो चुकी,
उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालना है तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक बॉल आपने निकाला है ब्लैक बॉल। तो देखिए, तो अभी हम यहाँ पर ये बता दें कि यदि पीई हम निकालना चाहें तो क्या होगा। ब्लैक बॉल की बात जब हम कह रहे हैं तो ब्लैक बॉल कितना है 10, तो यहां पर लिखेंगे 10, ठीक है। और ये जो है 5 और 10 15, तो यहां पर लिख देंगे 15, यानी कि इवेंट 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन एक इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी 10/15 हो गया। अब करते क्या है, तो ये तो अभी प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़े हैं एक ऑर्डिनरी सिंपल प्रोबेबिलिटी हुआ। अब करना क्या है, देखिए निकाले हुए बॉल को हम दो काम कर सकते हैं, एक फिर से बैग में डाल दिए और दूसरा निकाल के बाहर कर दिए। तो यदि फिर से बैग में हम डाल देंगे तो इसमें 15 का 15 रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरा कोई इवेंट जब हम लेंगे तो दूसरा वाला इवेंट पहले वाला इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी हुआ। लेकिन जब इसमें से निकाला हुआ बॉल जो है आप बाहर हटा दिए, तो बाहर हटा देने को कहते हैं बाहर कर देना, है ना, बाहर कर देना, यानी कि नॉट रिटर्न, ठीक है, नॉट रिटर्न, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट। इस शब्द से परिचय आपका होना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट से आप समझिए कि बॉल को फिर से बैग में नहीं डाला गया है। अब एक दूसरा कोई इवेंट लेते हैं, मान लिया जाए एफ, और अब इस बार जो इवेंट लेते हैं फिर से मान लेते हैं कि 1 ब्लैक बॉल, कोई भी बॉल हो, रेड बॉल हो, तो मान लिया जाए कि फिर दूसरा बार जो घटना आप घटित करने जा रहे हैं तो वो 1 ब्लैक बॉल विथ, है ना, तो ड्रॉन 1 ब्लैक बॉल। तो अब आइए, अब क्या होगा कि यदि इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहेंगे पी एफ, देख रहे हैं ना, तो एक घटना घटित हो चुकी है, इसमें से एक ब्लैक बॉल आप बाहर निकाल कर बाहर कर दिए हैं, तो इस पर असर पड़ा, ब्लैक बॉल की संख्या भी कम हो गई और टोटल बॉल की संख्या भी कम हो गई। और प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि ब्लैक बॉल अब तो 9 बचा और टोटल बॉल की संख्या जो है अब 15 नहीं होकर 14 हो गया। तो इसलिए ये जो सेकेंड वाला जो इवेंट है इससे पहले एक इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं कि अब सेकेंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 9/14 है। तो इसी कंसेप्ट को, है ना, हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सशर्त प्रायिकता, यानी कि यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, और उस इवेंट के अकरेंस से पहले ऑलरेडी एक इवेंट जो है अकर्ड हो चुका है, बस यही ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें, और बहुत आसान है, डिफिनीशन लिखने को तो आता नहीं है, अभी बोर्ड का आपका एग्जाम है, तो जितना तेजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वही पढ़ेंगे। तो मान लिया जाए फिर भी कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E depends depends on the happening of the event E
then the probability of F is called conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जो ई एफ का मामला है ना, तो यहाँ ए लिखिए चाहे यहाँ ई लिखिए, एक जगह ई लिखिए एक जगह एफ लिखिए। सिर्फ यह ध्यान रखना है कि किसका प्रोबेबिलिटी और उसके पहले कौन सा इवेंट जो है अकर्ड हो चुका है। तो इसको आप लिखेंगे पी एफ बाई ई, माने ई पहले घटित हो चुका है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका यही मतलब होता है। अब यदि इसी को हम ऐसा कह दें कि पी ई बाई एफ, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, माने पहली घटना एफ है और दूसरी घटना ई है। इसमें पहली घटना ठीक है और दूसरी घटना उसी तरह से, तो हमेशा यह ध्यान में रखना है, ई एफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इसका हो गया, ठीक है ना। और इस ऐसे लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब देखिए जो बाई में है वही पीई हो गया, जो बाई में है वही नीचे हो गया, और जो दोनों में कॉमन है, अब चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, चाहे ए बी करके भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, माने बी पहले घटित हो चुका है, ए जो है दूसरा इवेंट है और उसी ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, हमेशा नीचे वाला रहेगा। तो ये डिफिनीशन है। अब इसी आधार पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यू 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, तो अब एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और एक का आपको तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के भी दृष्टिकोण से क्वेश्चन है फॉर 2 इवेंट्स, तेजी से हम लोग देखेंगे। 2 इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इज इक्वल टू 0.5, पी बी इज इक्वल टू 0.6 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8। फाइंड पी ए बाई बी। तो बहुत अब देखिए आपको निकालना क्या है, पी ए बाई बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यही ना होता है। तो देखिए पी ए तो दिया है, पीबी भी दिया है, पीबी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमको पता नहीं है। लेकिन राहत का विषय यह है कि ये दिया हुआ है, तो आप एडिशन थ्योरम से जानते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है 11th का। बस 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.8 यानी कि 0.3, ठीक है ना, ये हो गया। तो
इसका मालूम हो गया, इसलिए पी ए बाई बी निकालना है आपको। तो अब पी ए इंटरसेक्शन पी तो निकल चुका है, तो 0.3 और पी बी, तो पी बी कितना दिया है 0.6 दिया है ना, यानी कि 1/2 आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी तो प्रारंभ ही हुआ है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। इफ आई एम odd number comes up on tossing a die, find the probability of its being a prime number। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक बार हम लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही जो लिखा रहता है उसी के अनुसार इवेंट आप बना लेते हैं। लेट ई द इवेंट ऑफ एन ऑड नंबर्स कमिंग अप। जिस तरह का लैंग्वेज रहेगा उसी हिसाब से एक कोई ई मान लेंगे। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि एस क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा डाई के लिए। अब इसमें ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5, तो यहीं पर ई भी आपका निकल गया। और एफ को जो है द इवेंट है ना, द इवेंट ऑफ ए प्राइम नंबर कमिंग अप, ये इसको एफ मान लिए। तो एफ भी लिख लीजिए आप, एफ इज इक्वल टू, तो बताइए इसमें प्राइम कौन कौन है, 1 प्राइम नहीं होता है, तो 2 है 3 है और 5 है, ये 3 प्राइम हो गया। अब आपको ये देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए प्राइम। तो प्राइम को आपने क्या माना, एफ माना, यानी कि पी एफ को ऊपर रखना है और एफ से पहले, ठीक है ना, ये ई जो है अकर्ड हो चुका है, तो ई को नीचे रखना, ये ध्यान में आपको रखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पी एफ इंटरसेक्शन ई होता है और बाई पी ई होता है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन में क्या है, तो पी ई नहीं पता है, तो पी ई निकाल लीजिए। इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। इंटरसेक्शन नहीं पता है, तो आप ई इंटरसेक्शन पहले एफ आपको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या कॉमन है इसमें जी, तो 3 और 5, इसका मतलब है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यानी कि 1/3। बस इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/2 है, तो यही आपका आंसर हो गया 2/3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है और कौन सा इवेंट, तो जिसको पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे
और जो पहला इवेंट होगा, जो पहले घटित हो चुका होगा, उसको हम बाई में रखेंगे और फार्मूला का यूज करेंगे और बन जाएगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये पूछता है हमेशा, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रेन, find the probability that both children are boys if it known that the elder child is a boy। अब देखिए कंडीशन, अगर कंडीशन रहे नहीं रहे तो ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी, कंडीशन रहे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि, तो देखिए अब उसी तरह से आप कुछ इवेंट ले लेंगे। मान लिया जाए कि एक इवेंट ई है और बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, है ना, बोथ, अब लिख लीजिएगा, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज। एक इवेंट को ई मान लिए और एक इवेंट को एफ मान लिए, क्या कि एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, है ना, एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी तो पूछा जा रहा है बोथ चिल्ड्रेन का, है ना, बोथ आर बॉयज का, यानी कि पी ई पूछा जा रहा है और ई पहला घटना, है ना, कि इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, माने एफ को यहाँ रखना है। अब चीजों को थोड़ा समझिए, इसके लिए सिंपल स्पेस क्या होगा, तो अब देखिए सिंपल स्पेस जब आप बनाएंगे तो कपल के पास, माने पति पत्नी के पास 2 बच्चे हैं, तो क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या आउटकम्स होंगे, तो अपने से आप दिमाग लगाइए। मान लिया जाए कि दोनों बॉयज होंगे, मान लिया जाए कि एक बॉय एक गर्ल, अब बड़ा छोटा का भी मामला है तो मान लेते हैं कि एक गर्ल एक बॉय या दोनों गर्ल। अब इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो है 4 हो गया। अब देखिए बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, तो अब ई के लिए आप पहले इवेंट बनाइए, तो बोथ आर बॉयज का मतलब क्या हुआ, बीबी बस, और एफ का मतलब क्या हुआ कि एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। तो देखिए मान लेते हैं कि ये बॉय हो गया, फिर से बॉय हो गया, एक बॉय हुआ फिर से गर्ल हुआ, माने यह एफ हो गया। अब देखिए अगर पीई आपसे पूछा जाए तो इसमें 1 एलिमेंट है केवल ऑर्डर पेयर में, तो 1/4 हो जाएगा। अगर पी एफ पूछा जाए आपसे, है ना, पी एफ, तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ है, कुछ है क्या, तो देखिए बीबी है तो बीबी लिख देंगे, इसका मतलब है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4 हो जाएगा। अब सारा इंफॉर्मेशन हो गया, तो इसलिए पी ई बाई एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। अब 1/4 अब बाई पी एफ कितना आया है 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, पहले भी पूछे जाते रहा है, तो इसी तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन
मिलेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, थोड़ा बदल देते हैं, एंड the sum of the numbers appearing to be 6. Find the probability that the number 4 has appeared at least once. अब देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले तो 2 डाइस को एक साथ थ्रोन किया जाता है। तो देखिए डाइस को दो एक साथ थ्रोन कीजिए या बारी बारी से 2 डाई को थ्रोन कीजिए, बात एक ही है। सैंपल स्पेस में आप जानेंगे कि नंबर ऑफ एस बराबर 36 होता है, तो यह इंफॉर्मेशन आप नोट कर लिए। अब देखिए इवेंट को नोट करना है, जैसा कि तो मान लेते हैं कि एक इवेंट है, अभी इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नंबर 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, ये एक इवेंट है। द नंबर्स अपीयर्स 4 एट लीस्ट वंस। अब देखिए क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना, और इफ एक इवेंट है कि सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर्स टू बी 6। अब देखिए सम ऑफ नंबर्स टू बी 6 का मतलब क्या है? 2 डाई को आप अगर थ्रोन करते हैं तो मान लेते हैं कि पहला पर 1 आया और दूसरा पर 5, तो 5 और 1 6, तो यही लेना होगा आपको। तो ये इवेंट हुआ। अब आप इसमें जो है ना अब बना लीजिए। तो सबसे पहले आप इफ में लिखिए, दोनों में से कह रहा है कि किसी एक पर कम से कम एक बार किसी एक पर 4 आना चाहिए, 4। तो देखिए मान लिया जाए कि पहला डाई पर 4 आया, दूसरा पर 1, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6। मैंने पहला पर 4 खाली आया और दूसरा पर 1 से लेकर 6 तक गया। अब आगे देखिए, मान लिया जाए कि किसी एक के बाद हम कह रहे हैं, अब सेकेंड वाला पर मान लिया जाए कि यहाँ 1 4 कह दीजिए, यहाँ 2 4 कह दीजिए, यहाँ 3 4 कह दीजिए, और 4 4 नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह आ चुका है पहले से, और सेट में आप जानते हैं कि एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो 4 4 छोड़ के फिर 5 4 कह देंगे और फिर 6 4 कह देंगे। अब कंप्लीट हो गया। यही सिचुएशन आपको बनेगा। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि नंबर ऑफ ई जो है यहाँ 11 आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एस आ ही चुका है। अब आप एफ के बारे में देख लीजिए कि एफ के बारे में एफ क्या कह रहा है। तो एफ कह रहा है कि दोनों पर जो नंबर अपीयर हो उसका सम 6 होना चाहिए। तो आइए देखा जाए। मान लिया जाए कि पहला पर 1 है तो दूसरा पर 5 होगा, पहला पर 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 2 होगा, 5 है तो 1 होगा। अब इसके अलावा और कुछ नहीं। तो 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ एफ जो है हो गया 5। तो ये सब तो इंफॉर्मेशन हो गया। और प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं सबका अलग अलग।
अब एक काम और यहीं पर कर लीजिए कि ई इंटरसेक्शन एफ की भी तो जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो आप कहेंगे पड़ती है। तो देखिए ई में तो एक कम से कम 4 वाला है, तो इसका मतलब है कि एक ये यानी कि 2 4 और एक ये यानी कि 4 2 यही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ये 2 एलिमेंट है। अब आप हर तरह से तैयार हो गए। अब आपको करना क्या है, तो देखना है कि किसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है और कौन पहले जो है अकॉर्ड हो चुका है। तो अब हम समझते हैं कि इसको आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स 4, तो 4 वाला माने P E बाई F आपसे पूछा जा रहा है। तो सब कुछ मालूम है, P E इंटरसेक्शन F बाई P F हो गया। अब देखिए P E इंटरसेक्शन F तो 2 बाई 36 हो गया, और P F तो F यहाँ है, इसमें 5 आया था, तो 5 बाई 36 यानी कि 2 बाई 5 आंसर हो गया। तो यह एक बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और बढ़िया है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, और मैं केवल उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन लिखवाते हुए इसी बीच में जो मार्कर है इसमें इंक डालना होगा। थोड़ा इंक कम लग रहा है तो आप लोगों को बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब तक इंक हम कर लें तो क्वेश्चन भी सुनते जाइए। 12 कार्ड्स नंबर 1 to 12। तो देखिए 12 कार्ड है और उस पर नंबरिंग किया हुआ है। क्या नंबरिंग किया हुआ है? आता 1 से लेके 12 तक। प्लेस्ड इन ए बॉक्स, उसको मैंने जैसे कागज का एक कार्ड ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके एक बॉक्स में डाल देना है। मिक्स अप थॉरली, उसको बढ़िया से मिला दिया जाए बॉक्स में। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। और 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली का मतलब होता है कि सोच समझ कर नहीं, आप हाथ डालिए और कोई भी एक कार्ड निकाल लीजिए। क्वेश्चन में आगे है कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम तेजी से एक बार देखिए 12 कार्ड है, तो 1 से लेकर 2 3 4 और 12 तक ये कार्ड हो गया। तो मान लीजिए सिंपल स्पेस हो गया, तो नंबर ऑफ एस आपका 12 आ गया। और बॉक्स में से कोई एक कार्ड आप निकालते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि एक इवेंट ई लेते हैं 1 कार्ड निकालने का, और कह रहा है कि 1 card is drawn randomly if it is known that the number on the drawn
कार्ड इज मोर देन 3। तो मोर देन 3, तो इसका एक इवेंट बना लीजिए। तो ई और एफ दो इवेंट बना लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो ई में मान लिया जाए कि हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इवेंट नंबर, ठीक है। और एफ में हो गया मोर देन 3। तो 3 का मतलब है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो दो तरह का हो गया, एक है कि 3 से ज्यादा नंबर और दूसरा है कि इवेंट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवेंट नंबर। इवेंट नंबर वाला का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि आपको निकालना है पी ई बाई एफ का। अब बहुत सिंपल है, आप तेजी से निकाल सकते हैं। इसके लिए तो फॉर्मूला वही होता है आपका, देखिए ऐसे अब बाई पी एफ हो गया, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ई कितना है जी? तो 1 2 3 4 5 6 है। नंबर ऑफ एफ कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ। तो कॉमन में देखिए क्या है, 2 तो होगा नहीं, तो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, बस। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब डायरेक्ट रख दीजिए प्रोबेबिलिटी, आप एक बार अलग से निकाल लीजिएगा तब फॉर्मूला में रखिएगा। तो ये 5/36 हो गया। अब पी एफ जो है 9 है, तो 9/36 हो गया, यानी कि 5/9 आपका आंसर हो गया। तो चलिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग क्वेश्चन किए और इसके आधार पर लगभग आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं। इसका प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना। तो इससे एमसीक्यू टाइप का सवाल पूछा जा सकता है और ये प्रॉपर्टीज भी कोई नया नहीं है, मिलता जुलता है 11th वाला से। देखिए 11th में किसी भी सिंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि P S बाई, मान लिया जाए कि कोई इवेंट ले लेते हैं F, तो ये भी 1 होगा। अब कैसे 1 होगा देखिए, तो डायरेक्ट याद रखिएगा P S इंटरसेक्शन F बाई पी एफ, जो डिफिनीशन होता है। और S सिंपल स्पेस है, F उसी का सबसेट है, तो ये पी एफ न रह जाएगा, तो पी एफ बाई पी एफ यानी कि 1 होता है। तो एक रिजल्ट आपको ऐसे मिला। दूसरा रिजल्ट F बाई एफ माने इट सेल्फ का, तो ये भी 1 होता है। इसमें तो बहुत आसान है कि P F इंटरसेक्शन F बाई पी एफ, तो F इंटरसेक्शन F जो है FA हो गया और ये FA हो गया, तो ये भी 1 हो गया। तो इसको आपको अब देखिए, तो ये दो प्रॉपर्टीज तो ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज एडिशन थ्योरम जो आप जानते थे ना, देखिए एडिशन थ्योरम क्या था कि P A यूनियन B था ना, इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये एडिशन थ्योरम था। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बन जाएगा? तो यहाँ बाई कह के F कह दीजिए, इसको ऐसे सजा लीजिए। यहाँ A बाई F कह दीजिए, यहाँ B बाई F कह दीजिए और इसको ऐसे करके आप बाई F कह दीजिए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो कोई नई बात नहीं है, आप बस जो एडिशन थ्योरम है उसी में बाई लगा दिए, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरी बात, आप जानते हैं कि इवेंट है ना, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट का भी मामला आता है।
घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना। सेट थ्योरी के भाषा में इसको हम लोग ई डैश से सूचित करते हैं। तो घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना, नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट, दोनों का सम 1 होता है। ये क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी से हम लोग जानते हैं। और 12 की प्रोबेबिलिटी में बस नीचे बाई लगा दीजिए और आपका काम जो है बन जाएगा। अब कभी अगर आपको किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि उस घटना के नहीं घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप 1 माइनस घटित होने की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे तो ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होता है, केवल आपको कंडीशन याद रखने होते हैं और उसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण चीज है एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम तो 11th में ही पढ़ चुके थे आप। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी तो बड़ी आसान है। देखिए, वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से वी नो दैट P E by F is equal to P E इंटरसेक्शन F by PF। आप जानते हैं जहां PF नॉट इक्वल टू 0 है ना, डिनोमिनेटर में है, इसलिए अब करना क्या है ना कि देखिए इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बराबर PF इंटू P E बाई F हो गया। इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहा जाता है। यानी कि इसको उठाकर यहाँ कर दिए तो वही चीज को हम LHS RHS बदल दिए तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया। या ऐसा भी कह सकते हैं कि P E इंटरसेक्शन F बराबर P E कहिए यहाँ पर तो P F बाई E कहना होगा, याद रखना होगा। अगर यहाँ F है तो F बाई में रहेगा, यहाँ E है तो E बाई में रहेगा, दोनों एक ही चीज है ना। ये कैसे आया? तो P F बाई E से आया है ना, E कैसे आया? E से आया, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक बात और का ध्यान रखना है, ये P E इंटरसेक्शन F को हम P E F से भी डिनोट करते हैं, यह भी P E F। तो यदि P E F कहीं दिया है इसका मतलब है कि E इंटरसेक्शन F के बारे में, तो P E F का भी रिजल्ट यही होता है, P E F का भी रिजल्ट यही होता है। और ये दोनों रिजल्ट जो है कोई एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बस फर्स्ट और सेकंड है ना, कौन इवेंट पहले हुआ और कौन जो है बाद में हुआ, केवल इसका यह रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है बहुत आसान होता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही तरह जो है प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अब जैसे तेजी से देख लीजिए एक क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 7 black balls. 2 balls are selected at random. At random माने कोई सोच समझ कर नहीं, कोई भी 2 बॉल को चुनना है, 1 by 1, 1 by 1 without रिप्लेसमेंट।
अब रिप्लेसमेंट से आप मैंने समझ गए ना, एक तो एक ही साथ दोनों बॉल को नहीं निकालना है, बारी बारी से, और एक बॉल पहली बार निकाल कर आप उसको बैग से बाहर कर देना है विदाउट रिप्लेसमेंट का, यही मतलब है। अब क्वेश्चन क्या है सो देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both selected balls are red, ठीक है ना। तो देखिए टोटल बॉल कितना है, तो 10 है, ठीक है। बैग में 3 और 7 का मामला है, 3 रेड है और 7 ब्लैक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों बॉल का रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मान लिया जाए कि ये एक इवेंट है, रेड बॉल सेलेक्ट करने का और फर्स्ट ड्रॉन में, तो आप लिख दीजिए कि इवेंट ऑफ द सेलेक्टेड बॉल इज रेड इन फर्स्ट ड्रॉन। तो सेलेक्टेड बॉल इज रेड इन फर्स्ट ड्रॉन, है ना। पहली बार जो आपने बॉल निकाला तो वो रेड निकला। और एफ जो है इन सेकेंड ड्रॉन, ये भी रेडे पूछ रहा है, ब्लैक पूछेगा तो ब्लैक लिखेंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो सेकेंड ड्रॉन, तो ये सेकेंड ड्रॉन लिख दीजिए। तो इवेंट लिखने का एक तरीका हो गया कि लेट द इवेंट ऑफ द सेलेक्टेड बॉल इज रेड इन फर्स्ट and let the event of the selected ball is again read in the second run। तो आपको निकालना क्या है, दोनों, बोथ, देखिए बोथ शब्द है, तो दोनों का बोथ का मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ, आपको यही निकालना है। या आप कहेंगे कि पी ई एफ आपको निकालना है, बोथ का मतलब यही हुआ। अब इसका तो फॉर्मूला आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से जानबे न करते हैं क्या, तो एक बार आप लिख दीजिएगा कि वी हैव टू फाइंड ई इंटरसेक्शन एफ और वी नो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख दीजिए, पी ई, है ना, इनटू पी एफ बाई ई, जैसा कि बताए थे ना। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड बॉल, सेकेंड रन, फर्स्ट रन, तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया। और P कितना है बताइए, तो देखिए इसको थोड़ा जगह कर लिया जाए, तो P कितना है, तो P क्या है, तो पहला ड्रॉन में रेड निकालना, तो रेड कितना था, 3, ठीक है। तो 3 में से तो कोई भी ना आप निकाल सकते हैं, तो 3C1 ऐसा लिखेंगे। और टोटल बॉल कितना है, 10, तो 10C1 लिखेंगे, माने 10 में से कोई एक बॉल आपको निकालना है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये इवेंट ई का हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये पी आपका निकल गया, ठीक है। अब आइए पी एफ आपको निकालना है पहले अलग से, तो पीएफ कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहीं पर ध्यान देना है कि पीएफ जो निकालेंगे तो पहले बार क्या घटित हो चुका है, तो ई घटित हो चुका है। तो अब यहाँ पर मामला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी का तो है नहीं, तो इसलिए जो घटित हो चुका है उसको नीचे कर देंगे, ठीक है ना। तब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो अब रेड बॉल जो है ना, एगो बाहर आप निकाल के हटा दिए हैं, कहे कि विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो अब 2 गो बचा, तो अब यहाँ कहेंगे 2C1, टोटल में से भी एक घट गया, तो 10 में से एक गया तो 9C1, तो ये हो गया बस। अब P निकला है तो यहाँ मान रख दीजिए
3C1/10C1 इंटू 2C1/9C1। अब ये तो C1 आप जानते ही हैं कि ये 3/10 हो जाएगा, ये 2/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/15 आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज था इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना। कंडीशनल का तो था ही, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आया। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है, तो अब हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, है ना। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत आसान है। देखिए आप जब कहते हैं कि P E/F और कहते हैं P F/E, समझ गए ना। तो यदि P E/F जो है PE के ही बराबर हो जाए, या P F/E PF के ही बराबर हो जाए, तो कहा जाएगा कि इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है। तो बहुत आसान है। अभी जस्ट इसके पहले एक जो क्वेश्चन हम लोग किए, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो आप लेकर चलते हैं उसका यूज किए हैं, है ना। और उसी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ही यदि यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रोबेबिलिटी में बदल गया और इसका इसमें बदल गया, तो हम कहेंगे कि E और F जो है ना इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और शो करना होगा कि दिखाइए कि इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब इसका मतलब क्या है सो समझिए। अगर आप लिखते हैं कि P E इंटरसेक्शन F यानी कि PEF, तो आप जानते करते हैं कि क्या होता है। तो P है ना E इंटू P, ठीक है, F/E ऐसा लिखते हैं। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये खाली PF में बदल जाए, यानी कि PE ऐसे, और इसको फिर खाली PF में ही बदल जाए केवल ऐसा, यानी कि PEF जो है केवल इतना आ जाए E इंटू P इंटू PF। तो साबित करने का, सिद्ध करने का कई तरीका होगा। एक तो होगा कि अलग अलग इसको पहले हम निकालेंगे, है ना, जो तरीका है निकालने का, और इसमें LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे, RHS का निकाल लेंगे। यदि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे कि इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन इसमें भी हम लोग करते हैं। तो पहले आइए, सबसे पहले हम लोग एक MCQ का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ A and B are two independent events, ठीक है, with PA is equal to 1/3 and PB is equal to 1/4. Find B'/A। अब आप देखेंगे B' क्या है, द नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट B'। तो इससे आपको घबराना नहीं है, बस
जो फार्मूला है वही लेकर आप चलिए। देखिए तो क्या होता है कि P B डैश इंटरसेक्शन A कह दीजिए और बाई P A कह दीजिए। ठीक है, अब B डैश और A में देखिए ये क्या होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि A और B जो है इंडिपेंडेंट है ना, A और B इंडिपेंडेंट है, तो A और B डैश भी इंडिपेंडेंट होगा ना। इसलिए जब ऊपर की बात आएगी तो इसको खाली B डैश इंटू खाली PA कह देंगे। अब इसमें इंडिपेंडेंट चूंकि है ये दोनों, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मामला खत्म हो गया, खाली PB डैश इंटू PA हो गया। अब बाई ये PA तो नीचे पहले से है, अब ये PA कैंसिल हो गया तो खाली बचा आपका PB डैश। अगर इसी का मान आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप जानते हैं ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी से कि इसको 1 माइनस PB कहते हैं। 1 है, अब PB दिया हुआ है देखिए 1/4, तो यहाँ 1/4 कह दीजिए, यानी कि 3/4 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका निकल गया। चलिए, तो इंडिपेंडेंट जब दिया रहेगा तो वो PE इंटरसेक्शन F जो है इक्वल हो जाएगा PE इंटू PF के, बस। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखिए। ये बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ए प्रॉब्लम, इसलिए इसको ठीक से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 students whose probability of solving it are 1/3, 1/4 and 1/6 respectively. If the event of solving the problem are independent, अब देखिए समझा रहे हैं, find the probability, then find the probability that at least one of them solve it। क्वेश्चन पहले समझिए। एक प्रॉब्लम है, 3 स्टूडेंट ABC को दिया गया है सॉल्व करने के लिए, और हर स्टूडेंट की जो सॉल्व करने की जो क्षमता है, प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग है। A का इतना, B का इतना और C का इतना। तो आप इवेंट को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, कि the event of solving problem by स्टूडेंट A, यानी कि उसका PA जो लिखेंगे तो PA दिया हुआ है 1/3, PB दिया हुआ है 1/4, PC दिया हुआ है 1/6। अब ABC 3 स्टूडेंट का नाम हो गया, और ये उन प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनकी क्षमताएं हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गया। अब एक व्यवहारिक क्वेश्चन देखिए, ऐसे तो मिलकर भी कर सकता था लोग आपस में, कोई 2 मिलकर करे, कोई या तीनों मिलकर करे, कोई भी पेयर में कर सकता था। लेकिन क्वेश्चन कह दिया क्या कि जो प्रॉब्लम है इवेंट का वह इंडिपेंडेंट है। A का B से कोई मतलब नहीं, B का C से कोई मतलब नहीं, C का A से कोई मतलब नहीं, सब इंडिपेंडेंट है ABC।
तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कम एक ये सवाल को सॉल्व कर ले, इसकी क्या संभावना है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है प्रोबेबिलिटी। काहे कि 1/3 का मतलब है कि सवाल ए से हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बी और सी से, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी 1 तो दिया नहीं है कि श्योर है कि ए से हल हो जाएगा। तो तीनों में से कम किसी एक से सवाल को सॉल्व करने का क्या, अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको हम करते हैं, तो ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एटलिस्ट है, यानी कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ 3 इवेंट्स की बात है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, याद रखिएगा ऐसे पी और यहाँ पर कह दिए सी डैश। अब ये डैश क्या है ध्यान दीजिए, जब ए बी सी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो ए डैश बी डैश और सी डैश, यानी कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा। और तीनों में से कम एक द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो इसके लिए यही फार्मूला का आप यूज कीजिएगा कि 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश, 1 माइनस हम किए हैं। अब इसको देखिए, अब क्लास का टाइमिंग तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल है, तो 1 शॉट में पूरा कवर करना तो 2-2.5 घंटा का समय लग सकता है। तो देखते हैं, न होगा तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि आगे अभी जो पढ़ना है उसमें भी समय लगेगा। तो चलिए पहले इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले आप 2 को लेकर चलिए, आप 3 का भी कर लीजिएगा। पी ए यूनियन बी, तो आप जानते हैं ना कि पी ए होता है, पी बी होता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपका हो गया एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम से आप पहले से परिचित हैं। ये हम बता रहे हैं कि ये आता कैसे है, ठीक है ना, पी ए डैश पी बी डैश पी सी, ये डेरिवेशन बता रहे हैं। और नहीं तो ऐसा कीजिए कि अभी प्रॉब्लम ये बना लीजिए, इसको अलग से हम डेराइव करके बता देंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आइए कि पी ए डैश आपको निकालना है, तो पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 1/3 दिया था, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। फिर आप पी बी डैश निकाल लीजिए, तो 1 माइनस पी बी हो गया, ये 1 माइनस 1/4 दिया था, यानी कि ये 3/4 हो गया। फिर पी सी डैश निकाल लीजिए, 1 माइनस पी सी, तो 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6। अब सारा चीज निकल गया है, तो 1 माइनस बोलिए 2/3 इंटू 3/4 इंटू 5/6, ये 3 से कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 माइनस 5/12 हो गया, यानी कि 7/12 आंसर हो गया। तो कम से कम एक स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है ना, यह सॉल्व हो प्रॉब्लम, तो उसकी संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, कितना आ गया, 7/12 आ गया। चलिए आगे हम कैसे ये फार्मूला आता है इसको बता देंगे। अभी प्रॉब्लम बनाना था इसलिए डायरेक्ट हम बता दिए। चलिए अब एक सवाल और हम लोग लेते हैं। देखिए इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन है इवेंट्स ए एंड
B are such that PA is equal to half, PB is equal to 7/12 and P A dash union B dash is equal to 1/4। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब फाइंड, क्वेश्चन है वेदर the events A and B are independent or not। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में भी दिया जाता है कि सो दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इसमें चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन में अब ट्विस्ट ये है कि ये दे दिया है पी ए नट यूनियन बी नट, मैंने नॉन अकरेंस का मामला दे दिया है। तो इसको आप पहले ऐसा बना लीजिए कि पी है ना ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी नट ऐसा। अब आप कहेंगे कि इससे ऐसा कैसे लिखे हम, तो ये डी मोवरेज थ्योरम से आप लिखें। ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश का होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और यदि ए इंटरसेक्शन बी डैश रहता तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माने नट ऐसा। तो इसी नियम का हम लोग यूज किए हैं। और ये देखिए होल पर नट है, इसका मतलब है कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कह दिए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यह जो दिया है, ठीक है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये कितना दिया है, तो दिया है 1/4 दिया है, ठीक है ना, 1/4 दिया है। तो आपको देखना क्या है कि LHS और RHS इक्वल है अथवा नहीं, यही रिलेशन दिया हुआ है और आपको यही चेक करना है कि एक नंबर वाला जो सही है कि नहीं है। तो आइए देखें। तो RHS लेकर चलते हैं पहले। तो 1 माइनस, और देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, याद कीजिए एडिशन थ्योरम, तो ये होता है पी ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसा होता है ना। और आप ऐसा नहीं कह के डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का काम करेंगे फिर वही रिजल्ट आएगा, लेकिन स्टेप्स आपके बढ़ेंगे। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप इसको मान के चलिए, ठीक है, कि यह इंडिपेंडेंट है। अगर मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो देखिए इंडिपेंडेंट जब हो जाएगा तो आप देखिए आपका RHS क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए पी बी। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि पी ए और पी बी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 7/12। तो इसका मतलब है कि इसका LCM कितना हो गया 24, ये 24 हो गया, ये हो गया 7। तो 24 में से 7 आप घटा दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे
7 हो गया और 1 हो गया। अब बटा में 24। RHS आपका इतना आ गया, इसको कैलकुलेट अपना कर लीजिएगा। और LHS क्या है बताइए, 1/4 है, क्या बराबर है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप जो माने थे कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ये मानना गलत है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं आया। यदि इक्वल आ जाता तो कहते कि हाँ इंडिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे कि हेंस A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ऐसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीका है टेस्ट करने का। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े। क्वेश्चन तो और भी है, एक देखिए, प्रूव दैट if E and F are independent, events, then the events E naught and F naught are also इंडिपेंडेंट। अभी बहुत EF और अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो E नॉट और F नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ये हम लोग को देखना है। अब देखिए, तो P E इंटरसेक्शन F इंडिपेंडेंट है, तो आप जानते हैं कि P इंटू PF होगा, इंडिपेंडेंट का ये शर्त है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि P E डैश इंटरसेक्शन F डैश के बारे में आपको साबित करना है कि यह भी इंडिपेंडेंट है। तो जैसा कि अभी अभी बताए हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो P E यूनियन F का डैश लिख देंगे। फिर जैसा कि बताए हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो P है ना, 1 माइनस P और E इंटरसेक्शन F लिख सकते हैं। E नॉट है तो 1 माइनस, ये फॉर्मूला ही होता है। अब जो है इसको विस्तार कर दीजिए, देखिए ये तो ऐसे ही चलेगा 1 माइनस, और ये यूनियन है, तो आप जानते करते हैं कि PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F होता है, ये तो मालूम है आपको। अब 1 माइनस, ये देखिए PE ऐसे ही लिखेंगे, PF ऐसे ही लिखेंगे। अब चूंकि यह इंडिपेंडेंट है तो यहां से 1 से देखिए लिख सकते हैं ना, आप क्या लिख सकते हैं, माइनस PE एंड PF ऐसे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस कह देंगे, ये PE हो गया प्लस यहाँ F है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कि इस दोनों में है ना, अभी इसी दोनों में ध्यान दीजिए, तो PF कॉमन ले लीजिए है ना, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस PE बच जाएगा, देख रहे हैं ना, 1 माइनस PE। अब आगे 1 माइनस ये PE ठीक है, ये PF भी ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस PE को आप PE डैश कहते हैं ना, तो ऐसा कह दिए आप, इसको ऐसा कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 माइनस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तो ये PE हो गया ठीक है, प्लस ये PF हो गया इनटू PE डैश हो गया। इसको यदि आप कहेंगे तो अब ऊपर लिख देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, यहां से हम चले हैं तो
ये अंडरलाइन जो है इसको अब लिखेंगे पी ई नॉट होता है ना, फॉर्मूले होता है, प्लस पी एफ ऐसा। हाँ माइनस तो इसमें भी माइनस जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये माइनस हो गया और पी ई नॉट हो गया। अब इस दोनों में से पी ई नॉट कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस पी एफ बचा। अब इसके बाद देखिए आप बम है, पी ई नॉट हो गया इनटू इसको फिर पी एफ नॉट बोल देंगे। अब आ गया कि नहीं बोलिए, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट बराबर आ गया पी ई नॉट इंटू पी एफ नॉट। हेंस ई डैश एफ डैश माने नॉट आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इंडिपेंडेंट का एक क्वेश्चन हम लोग पहले जो किए थे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता दिए थे, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। तो उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एसर्शन और रीजन। देखिए बेसिक अगर कॉन्सेप्ट है तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एसर्शन और रीजन या केस बेस क्वेश्चन, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें कोई नई बात नहीं होती है। अब देखिए एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन हम लेते हैं। एसर्शन है ना, ए क्या है कि लेट ई एंड एफ events such that PE is equal to 1 by 5, PF is equal to P and P ERF is equal to 1 by 2। ठीक है, E and F are independent। चलिए अब रीजन R for independent events, P A intersection B is equal to PA into PB। ये रीजन हो गया बस। अब ई एफ और ए बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पहले इसको कैसे हम करते हैं, तो सबसे पहले तो एसर्शन के बारे में देखेंगे कि यह ट्रू है कि नहीं है। ये दिया हुआ है तो पी ई यूनियन एफ और का मतलब होता है यानी कि पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ ऐसा होता है। अब ये तो 1/2 दिया है, पी ई 1/5 दिया है, पी एफ जो है पी दिया है, पी तो सिर्फ पी कह देंगे ऐसे। हाँ खाली पी दिया है। और एसर्शन में एक चीज छूट गया, क्या कि देन P is equal to 3/8 ये दिया हुआ है कि P का मान जो है 3/8 होगा। तो आइए देखें हम लोग कि होगा कि नहीं होगा, यही हम लोग को देखना है। अब देखिए माइनस ये चूंकि EF इंडिपेंडेंट है ना, दिया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि PE इंटू PF कह देंगे।
तो बस 1/2 कहिए, 1/5 कहिए, पी कहिए। अब पीई फिर 1/5 दिया है और पीएफ फिर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए 1/2 माइनस 1/5 इधर हो जाएगा, यहाँ पी ऐसे हो जाएगा, तो 5 में से 1 पी जाएगा तो 4p बाई 5 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 4p बाई 5 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 में से 2 तो 3/10, इसलिए p इज इक्वल टू 3/10 गुने ऊपर 5 नीचे 4, 5 दूनी के यानी कि p इज इक्वल टू 3/8। ओके, तो कहेंगे आप कि A इज करेक्ट। अब रीजन पाइए, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इतना होता है, तो ये तो होता ही है, ये नियम है, ये भी ट्रू है। तो कहेंगे कि A एंड R बोथ आर ट्रू, और साथ में यह भी कि R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के आधार पर एसर्शन रीजन से क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिए, अब जो टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम और रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके प्रॉब्लम्स भी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया से पकड़ हो जाए तो ये आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस क्लास को इतना ही तक रखते हैं और फिर इसका हम सेकेंड पार्ट में, है ना, उसको जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेज थ्योरम है, रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको सेकेंड पार्ट में कर देंगे।